हद हो गई है इस घर में, तो 100 काम करके परेशान हो गई हूँ। ये लोग समझते क्या है मुझे, गरीब घर से आई हूँ तो नौकर की तरह ट्रीट करेंगे। नई बहू होकर मैंने शुरू में कुछ नहीं बोला, लेकिन अब तो हद ही हो गई है। सर्दी में कौन इतने ठंडे पानी में 100 काम करता है। खुद से खड़ी खड़ी बातें क्या कर रही हो अंजलि, घर में और भी काम है। तुम्हें अभी मेरे और सुनीता के कमरे की डस्टिंग करनी है। हाँ, इसके बाद गंदे कपड़े धोने और गुजिया भी बनानी है। माँ जी का गुजिया खाने का मन है। लेकिन गुजिया तो होली पर बनती है। क्यों, किसी किताब में लिखा है कि होली पर ही गुजिया बनेगी? इंसान अपने मन मुताबिक गुजिया नहीं खा सकता क्या? जितना काम बोला है उतना करो। 100 काम का बोझ डालकर सुनीता और करुणा वहां से चली जाती हैं। ये देखकर आप समझ ही सकते हैं कि दोनों जेठानी किस तरह से देवरानी के साथ पेश आती हैं। मिली है सक्सेना परिवार की 3 बहू से, जहां 2 बहू 2 बड़े अमीर परिवार से आई होती हैं। लेकिन अंजलि एक गरीब घर से शादी कर अमीर ससुराल में आती है। शादी के अगले दिन अंजलि पहली रसोई करने की तैयारी कर रही होती है। वहीं सास जेठानी से कहती है, अरे तुम दोनों बहू यहाँ क्या कर रही हो? जाओ, शादी के बहुत सारे गंदे कपड़े जमा हो गए, उन्हें धो लो, वरना और कपड़ों का ढेर लग जाएगा। माँ जी, अब हमें काम करने की जरूरत क्या है? वो गरीब बहू आई है ना, घर में वही घर के 100 काम करेगी, हमसे नहीं होगा। हाँ माँ जी, मैं अभी अब से कोई काम नहीं करने वाली, वैसे भी सर्दी है, अब वो आ गई है ना, वही करेगी। ठीक है, तुम्हें नहीं करना तो उससे करवाओ, मुझे काम से मतलब है। मुझे घर का पूरा काम चाहिए, ये तो तुम अच्छे से जानती हो, मुझे काम से मतलब है। जी माँ जी। फिर दोनों बहू रसोई में जाकर उसकी गैस बंद करवा देती हैं। तभी देवरानी कहती है, जेठानी जी, आप दोनों ये क्या कर रही हैं? मुझे पहले रसोई का खाना तैयार करना है, सब खाने का इंतजार कर रहे हैं, मेरे पास सिर्फ आधा घंटा बचा है। सब लेट खाना खा लेंगे, पहले तुम कपड़े धो लो, माँ जी का ऑर्डर है कि सबसे पहले कपड़े धुलेंगे, फिर कोई काम होगा। हाँ, क्योंकि गंदे कपड़े शनिचर की तरह घर में पड़े रहे तो ठीक नहीं रहता। जेठानी जी, मैं पहले खाना बना लेती हूँ, उसके बाद अच्छे से सारे कपड़े धोकर सुखा दूंगी। वैसे भी ठंड में कपड़े एकदम से नहीं सूखेंगे। तुमसे जितना बोला है ना उतना करो, पहले जाकर कपड़े धो लो, हमारी भूख को चुनौती मत दो, वरना माँ जी गुस्सा करेंगी। ठीक है जेठानी जी। ये सुन अंजलि वॉशिंग मशीन में सर्फ एक्सल डालकर कपड़े चलाने के लिए छोड़ देती है। दोनों जेठानी रसोई के आसपास भी नहीं होती तो वह अपने हाथ साफ करके वापस खाना बनाने लगती है। एक तरफ सब्जी तैयार हो जाती है, पूरी निकाल देती है, हलवा भी बन जाता है, दूसरी तरफ कपड़े भी धोने लगती है, साथ के साथ सुखा भी देती है। तभी डाइनिंग टेबल पर बैठ गायत्री और चंदा कहते हैं, अरे मुझे कॉलेज जाना है, 9 बज रहे हैं, भूख लग रही है, खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा? आज तो नई भाभी की पहली रसोई थी ना, आज ही उन्होंने लेट कर दिया। अंजलि बहू, अरे तेरी पहली रसोई का खाना आज बनेगा या नहीं? तभी बहू एक ट्रे में सारा खाना रख कर लाती है और डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। ये देख दोनों जेठानी चौंक जाती हैं। माँ जी, खाना तैयार है, मैं बस ला ही रही थी, अब झट से आप सबको खाना परोस देती हूँ। तुमसे बोला था ना कपड़े धो लो पहले, फिर भी तुमने हमारी बात नहीं मानी और सबसे पहले खाना बना लिया। नहीं नहीं दीदी, आप दोनों ने जैसा बोला था मैंने वैसा ही किया है, मैंने तो सारे कपड़े धोकर सुखा दिए और खाना भी तैयार कर दिया। ओहो, तो इस गरीब बहू में काम करने की बहुत ज्यादा फुर्ती है। अच्छा है, अब से घर के सारे काम तुम ही संभालना। अंजलि, मुझे गाजर का हलवा देना, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और मेरा फेवरेट भी है। सर्दियों में सबसे ज्यादा मैं यही खाता था, माँ से बनवा कर। हाँ हाँ, लीजिए ना आप। बहुत बढ़िया बहू, मुझे कम टाइम में काम करने वाले लोग बेहद पसंद है। और ये दोनों महारानी तो कपड़े धोने में पूरे 5 घंटे बर्बाद करती थी, तब भी वॉशिंग मशीन से नहीं धो पाती थी। वहीं खाना खाकर सब अंजलि की तारीफ करते हैं। अगले दिन दोनों जेठानी ठंड में झाड़ू पोछे का काम उसके हाथ में थमा देती है। दीदी ये क्या है, मैं भी नहाने जा रही हूँ, ब्रश करना है। वो सब बात नहीं करना, अब पूरे घर की सफाई करो, नीचे चौखट से लेकर तुम्हें छत साफ करनी है, उसके बाद खाना बनाना है और खाना बनाकर मेरी कुछ ब्लाउज की स्टिचिंग उधड़ गई है, तुम उसे भी ठीक करना है, समझी? इसके बाद मेरे कपड़ों पर तुम्हें प्रेस करना है, अपने जेठ जी के शू को पॉलिश कर देना। क्या है ना, हम दोनों काफी टाइम से स्पा नहीं गए, तो मैनिक्योर, पेडिक्योर, एक्सटेंशन, हमें सब कुछ करवाना है, तो कुछ समय तक तो तुम ही को काम संभालना पड़ेगा। दीदी सारे काम मतलब 100 तरीके के काम में अकेले कैसे करूंगी, मेरे बस की नहीं है। अब सिलाई का काम बाहर से करवा लीजिए और माँ जी से एक नौकर की कह दीजिए। वो हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें उल्टा जवाब देने की? और अब घर के 100 काम तुम्हें रोज करने, समझी? इस ठंड में हम तुम्हारी कोई मदद नहीं करने वाले, वैसे भी हम बहुत समय से इस घर को संभाल रहे हैं, वैसे भी हम दोनों अमीर घर से आई हैं, नौकरानी का काम हम पर शोभा नहीं देता। ये कहकर दोनों जेठानी वहां से स्पा चली जाती है और अंजलि को पूरे घर की सफाई करनी पड़ती है। हर कमरे के पर्दे, चद्दर, कपड़े निकाल कर धोने पड़ते हैं, पूरे घर की डस्टिंग करनी पड़ती है। फिर जेठ के जूते साफ करने के बाद जेठानियों का कमरा भी साफ करती हैं। इतने काम करके वो बहुत ज्यादा थक जाती हैं। हे भगवान,
मैं तो थक गई इस घर के 100 काम करके, कोई भी मेरी मदद नहीं करता। आचू, लगता है ठंडे पानी में काम करके मुझे ठंड लग गई है। अभी तो घर पर और काम बाकी है, कैसे करूंगी मैं सब कुछ। ये कहकर अपनी दोनों जेठानी के कपड़ों की सिलाई करती हैं। फिर वो दोनों वापस आ जाती हैं और इतरा कर उनसे ठंड में घर का सारा काम करवाती है। अगले दिन उसे दो भरी हुई गेहूं की बोरी दे देती है। अंजलि देखो ये गेहूं, इसे छत पर साफ कर लो क्योंकि यहाँ पर गंदगी होगी तो तुम पूरा घर साफ नहीं कर पाओगी। माँ जी ने आज ही गेहूं साफ करने के लिए बोले हैं, शाम तक पिस जाने चाहिए। हमारे घर में खुद की चक्की है और छत पर ही रखी है। दीदी हम बाहर से पिसवा लेंगे ना गेहूं को चक्की पर, मुझे टाइम लग जाएगा। अगर माँ जी को बाहर से गेहूं पिसवाना होता तो वो घर में चक्की क्यों लाती? तुम एक बार की बात समझ नहीं आती, गरीब कहीं की। ये कहकर दोनों जेठानी हीटर चलाकर अपने कमरे में आराम करती हैं और सास भी रजाई में सो रही होती है। ना चाहते हुए भी अंजलि को बहुत सारे गेहूं छत पर ठंडी हवा में बैठकर साफ करने होते हैं, जिससे उसे और सर्दी जुकाम हो जाता है और वो नंद से मदद मांगती है। तब नंद, भाभी मैं ये गरीब वाला काम नहीं करने वाली, ये काम आप जैसी गरीब बहू पर ही अच्छे लगते हैं। अच्छा, मैं गरीब क्या हूँ? ये लोग तो मुझे बार बार गरीब बोलते हैं। काश मैं भी अमीर घर से होती तो इन लोगों से मुझे इतना सुनना ना पड़ता। गरीब बहू होकर मुझे ससुराल के 100 काम करने पड़ते हैं। ऐसे ही अंजलि ठंड में ससुराल के 100 काम करके परेशान हो गई थी। फिर एक दिन गायत्री बहू को पगफेरे की रस्म के लिए उसके घर भेज देती है। वो जैसे ही अपने गरीब घर में पैर रखती है तो उसे महल सा दिखाई देता है। माँ ये सब क्या है? मैं कहीं और तो नहीं आ गई हूँ? हमारी तो गरीब झोपड़ी थी, ये महल जैसा घर कैसे आया? आ गई मेरी बच्ची, कैसा लगा तुझे ये सरप्राइज? अब हम गरीब नहीं रहे, हम भी अमीर हो गए हैं, समझी? सच माँ, हम अमीर हो गए? मुझे इस बात की खुशी है, लेकिन कैसे बताओ ना। बताता हूँ बेटा, हमारे गांव में पुरखों की जमीन थी और हमें पता ही नहीं था। जब सर्वे वाले आए तो उनसे पता चला कि हमारी बहुत बड़ी जमीन है। उसी को बेचकर मैंने यहाँ पर घर बनवा लिया। बहुत ताने सुने हैं मैंने गरीबी के, लेकिन अब हमारे गरीबी के दिन गए। ये सुनते ही अंजलि खुश हो जाती है और अपने बड़े से घर को देखती है, वहां झूला झूलती है, मॉडर्न किचन को देखती है। कुछ दिनों के लिए वो अपने मायके में बहुत अच्छे से समय बिताती है और वापस ससुराल आ जाती है। तभी दोनों जेठानी उसके हाथ में झाड़ू पोछा थमा देती हैं। फाइनली हमारी गरीब नौकरानी इस घर की गरीब बहू वापस आ गई। चलो काम पर लग जाओ, घर में बहुत धूल मिट्टी जमा हो गई और हमारे हाथों में मैनिक्योर हो रखा है, जिस वजह से हम ये सब काम नहीं करेंगे। ऐसे आंखें क्या दिखा रही हो गरीब बहू? तुम्हारे 100 काम में से 99 काम पहले के बचे हुए हैं। चलो चलो लगो। तभी झाड़ू पोछा फेंक कर अंजलि कहती है, बस बहुत हो गया। अब आप लोगों के मुंह से एक बार भी मैं गरीब ना सुन लूं। मैं कोई गरीब नहीं हूँ, मैं भी बहुत अमीर हूँ। मेरे घर में भी मॉडर्न किचन है और मैं यहाँ नौकरानी की तरह कोई काम नहीं करने वाली। जिसको काम करना है खुद करे, वरना नौकर बुलाए। मुझे भी इस घर का बराबर का दर्जा चाहिए, जैसे आप दोनों को मिला हुआ है। समझे आप सब? भांग का नशा करके आई हो क्या तुम? जैसे गरीब झोपड़ी वाले के पास बड़ा सा घर कहाँ से आएगा, मॉडर्न किचन कहाँ से आएगी? चलिए मैं दिखा देती हूँ, लेकिन इसके बाद इस घर में मैं नौकरानी का काम तो करूंगी नहीं, क्योंकि ठंड में मुझे भी तकलीफ होती है। मैं खांसी जुकाम के बीच रहकर 100 काम नहीं कर सकती। तभी अंजलि वीडियो कॉल पर अपने आलीशान बंगले को दिखाती है। ये देख ससुराल वालों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। दोनों जेठानी को अपनी गलती का एहसास होता है तो दोनों देवरानी से वो माफी मांग उसे रोकती हैं। उसके बाद से तीनों बहू को बराबर घर का दर्जा मिलता है और वह बराबर काम करके खुशी खुशी रहने लगती हैं। प्रेरणा अपने पिता को देखकर गले लगाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। तभी प्रेरणा के पिता उसकी ऐसी हालत देखकर कहते हैं, बेटी प्रेरणा, ये कैसी हालत बना रखी है? तू ठीक तो है ना? कैसी हालत हो गई है मेरी बेटी की, ऐसा लगता है कई दिनों से खाना ना खाया हो। जरूर इसके पति ने इसके साथ कुछ किया है। नहीं पिताजी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया जैसा आप लोग सोच रहे हैं। चुप हो जा बेटी, रोना बंद कर और सच सच बता, इस आदमी ने तेरे साथ क्या किया? ऐसी हालत तेरी कैसे हुई? प्रेरणा बिना कुछ बोले अपने पिता को गले से लगाकर बस रोती ही जा रही थी। चुप हो जा मेरी बच्ची, मत रो, अब हम लोग आ गए हैं ना, चुप हो जा। आखिर क्यों प्रेरणा अपने माता पिता को देखकर बिलख बिलख कर रोने लगी? आखिर ऐसा क्या हुआ था प्रेरणा के साथ? कार्तिक के मुंह पर चुप्पी क्यों थी? आइए जानते हैं अपनी आगे की कहानी में। माँ, आप अब तक मेरा इंतजार कर रही हो। मैं बाहर से खाना खाकर आई हूँ, आप लोग खाना खा लो, मैं अपने कमरे में जाकर आराम करने जा रही हूँ। अगले दिन सुबह चेतना डाइनिंग टेबल पर सबके लिए ब्रेकफास्ट लगा रही होती है।
बहुत हो गई पार्टी शार्टी प्रेरणा, अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है, अब थोड़ा इसको कम कर दो और देखना तुम्हारी शादी में अपने से भी रईस घर में करवाऊंगी मैं। प्लीज मम्मी, आई टोल्ड यू 1000 टाइम्स, मुझे अभी शादी नहीं करनी। मम्मी मैं पापा के ऑफिस जा रही हूँ, कुछ काम है। बेटा ब्रेकफास्ट तो फिनिश करके जाओ। माँ टेंशन मत लो, मैं ब्रेकफास्ट बाहर कर लूंगी। इतना कहकर प्रेरणा वहां से अपने पापा के ऑफिस चली जाती है, जहां वह अपने पापा के काम में मदद कर ही रही होती है। तभी उसकी नजर कार्तिक नाम के एक लड़के पर जाती है। पापा ने बताया था कि आज कंपनी में न्यू एम्प्लॉय आना है, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको काम समझा देती हूँ। और कार्तिक बेटा काम समझ में आ रहा है, प्रेरणा तुमने काम अच्छे से समझा दिया ना। ऐसे ही प्रेरणा अब रोज कंपनी में आती और कार्तिक से बैठकर बातें किया करती। अब दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। दोनों ही अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे और रोजाना ऐसे ही कॉफी शॉप तो कभी मूवी हॉल में मिला करते थे। ऐसे ही एक दिन, बेटी तेरे लिए एक बहुत ही अमीर घर से रिश्ता आया है, जो हमसे भी ज्यादा रईस है। उस लड़के से तेरी शादी की बात की है। डैड मैं किसी और लड़के से प्यार करती हूँ, वो और कोई नहीं, हमारी कंपनी में काम करने वाला कार्तिक है। तुम्हें अंदाजा भी है प्रेरणा तुम क्या कह रही हो? वो छोटा सा वर्कर जो महीने के 8000 भी ठीक से कमा नहीं पाता, तुम्हें उससे शादी करनी है? तुम्हारी आदत नहीं है ऐसे माहौल में रहने की, तुम उसके साथ नहीं रह पाओगी, मेरी बात को समझो। लेकिन प्रेरणा किसी की बात नहीं सुनती और चुपचाप जाकर कार्तिक से कोर्ट मैरिज कर लेती है। ये देखो प्रेरणा, ये है मेरा छोटा सा घर, मैं तुम्हें रानी की तरह तो नहीं रख पाऊंगा, कोशिश करूंगा कि तुम खुश रहो। कुछ वक्त बीतते हैं। प्रेरणा की दोस्त रश्मिका उससे मिलने घर आती है और प्रेरणा की कंडीशन देखकर कहती है, रानी बनी नौकरानी तो इस घर में नौकरों की तरह काम कर रही है, जहां तू अपने घर में रानी की तरह रहती थी। तूने क्या देखकर लव मैरिज करी? अरे धीरे बोल रश्मिका, मेरे पति घर पर ही हैं, सुन लेंगे तो उनको बहुत बुरा लगेगा। तू एक काम कर, तू अभी जा, मैं खुद तुझसे मिलने आऊंगी। कार्तिक तुम अब मेरे कंपनी में तो काम नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हें कोई और काम करना चाहिए। घर की कंडीशन दिन पर दिन अब और खराब होती जा रही है। प्रेरणा मुझे काम तो करना है, लेकिन अब मैं खुद का अपना बिजनेस करना चाहता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास पैसे नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, अगर पैसे की ही बात है तो मैं अपने पिता से अपने हक की बात करूंगी और उनकी जायदाद से जो भी हिस्सा मुझे मिलने वाला होगा उन पैसों से तुम अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेना। नहीं प्रेरणा, तुमने पहले ही अपने पापा को मेरी वजह से बहुत तकलीफ दी है, अब ये सब करके उन्हें और तकलीफ मत दो। ऐसे ही कुछ वक्त बीतता है। कार्तिक के समझाने के बाद भी प्रेरणा अपने पिता के घर पहुंचती है, जहां उसके माता पिता प्रेरणा को देखकर, माफी चाहूंगी दोबारा आपकी चौखट पर आना पड़ा, लेकिन मुझे मेरे हक के पैसे चाहिए, इस जायदाद में जितना भी मेरा हक है मुझे वो बराबर का चाहिए। प्रेरणा की बात सुनकर उसके पिता के आत्मसम्मान पर चोट पहुंचती है और वो चुपचाप खड़े होते हैं, जिसे देख चेतना कहती है, सुनिए जी, इस लड़की का जो भी हिस्सा है सूद समेत इसको उसके हाथ में दीजिए और मेरी नजरों से दूर कीजिए। ये लो कार्तिक, हो गया पैसों का इंतजाम, बस अब तुम आराम से अपना बिजनेस शुरू करो। दोनों ही बहुत खुश थे अपने बिजनेस के स्टार्टअप से, लेकिन बिजनेस के कुछ ही दिन होते हैं कि कार्तिक का बिजनेस पूरी तरीके से घाटे में चला जाता है। पैसों के साथ साथ उसकी जमीन जहां पर वो रह रहा था वो घर भी दांव पर लग जाता है। प्रेरणा, हमारा बहुत बड़ा लॉस हुआ और कंपनी भी घाटे में चली गई और आगे के पैसों की भरपाई न कर पाने की वजह से हमें इस घर को भी खाली करना पड़ेगा। पैसों की तंगी की वजह से कार्तिक एक छोटी सी कुटिया को किराए पर ले लेता है, जहां प्रेरणा के साथ अपना गुजर बसर कर रहा होता है। अरे रे रे रे, रानी बनी नौकरानी, रानी की तरह रखा था, इसके बाप ने और पति ने नौकरानी बना के छोड़ दिया। क्या जिंदगी थी मेरी और क्या हो गई, रानी की तरह रहती थी अपने घर में, पर नौकरानी बन जाऊंगी कभी सोचा ना था। मुझे माफ कर दो प्रेरणा, तुम्हारे पिता ने तुम्हें रानी बनाकर रखा और मेरी वजह से तुम्हें नौकरानी की तरह रहना पड़ रहा है। ना जाने हमारी बेटी किस हालत में होगी, कैसी होगी, बहुत याद आती है उसकी। बीती बात पर मिट्टी डालो, चेतना मेरी मानो तो अब हमें उनसे मिलने जाना चाहिए। अगले दिन सुबह दरवाजे पर अपने माता पिता को देखकर प्रेरणा अपने पिता को गले से लगाती और फूट फूट के रोने लगती है। ये क्या हालत कर ली है मेरी बेटी, तूने अपनी रानी की तरह पाला था तुझे और नौकरानी की तरह तेरी हालत हो रखी है। सच बता, तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया है जो उसकी हालत रानी से नौकरानी जैसी हो गई? छोड़ दीजिए पिताजी, कार्तिक ने कुछ नहीं किया, सारी गलती मेरी है। इससे शादी करके मैंने पहले ही आपको बहुत दुख दिया और फिर इसके लाख मना करने पर भी मैंने आपसे पैसे मांगकर अपना बिजनेस स्टार्ट किया, जो कि पूरी तरह से डूब गया और उसके साथ साथ हमारा घर भी चला गया, जिसकी वजह से आज हमारी ये हालत है।
प्रेरणा की बात सुनकर उसके पिता उमेश का गुस्सा शांत हो जाता है और वह उस बिगड़ी स्थिति को समझ रहे थे। बेटी तू चिंता मत कर, अब हम लोग आ गए हैं, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रेरणा के माता पिता प्रेरणा की मदद करते हैं। कार्तिक भी अब अपने ससुर की कंपनी में काम करना शुरू करता है। मैंने अपने माता पिता को बहुत तकलीफ पहुंचाई है, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने माता पिता होने का फर्ज निभाया और हम लोगों की मदद करी। इसलिए कहते हैं माता पिता से ज्यादा अपना इस दुनिया में हमारा कोई नहीं होता। आप अपने माता पिता से कितना प्यार करते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।